वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज यामिनी एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन विद यामिनी चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आती हूँ एजुकेशन संबंधित यहाँ पे बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हम सभी के प्रिय स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। इनके बारे में कौन क्या बात नहीं जानता। इनकी कहानियां तो सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में फेमस है। ये हमारे भारत के ही एक वक्ता नहीं है, ये पूरे विश्व के एक प्रसिद्ध वक्ता रहे हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं इनके बारे में आप सभी से इतनी अच्छी कहानियां बताऊंगी कि आपको भी ये सोच के हैरानी होगी कि क्या विवेकानंद जी के पास इतनी सारी बुद्धि थी। आप इस बुद्धि को अपनी भी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप छोटे हैं या बड़े हैं या फिर बहुत बड़े एज के हैं, सभी के लिए इनकी कहानियां प्रेरणा का काम करती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी भरपूर प्रेरणा से भरपूर रहेगी और इसीलिए आपको मेरी इस वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें जो ये है कि विवेकानंद जी के बारे में खूबियां तो बहुत लोग जानते हैं, पर इनके बारे में एक नेगेटिव चीज ये मैंने पाई है। जितना मैंने इनके बारे में पढ़ा उसमें एक नेगेटिव चीज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, पर उसके लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं हमारे विवेकानंद जी के बचपन में। देखिए, उनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और उनके पिता का नाम था विशाखादत्त जी। अब क्या होता है कि इनके घर में कोई भी बच्चा नहीं होता है। भुवनेश्वरी देवी हमेशा टेंशन में रहती है, ठीक है, बहुत टेंशन रहती है कि बच्चा नहीं हो रहा है। इतना पूजा पाठ करने वाली लड़की मतलब औरत, उनका बच्चा नहीं हो रहा होता है। तो ऐसे ही करते करते एक दिन क्या होता है दोस्तों कि रात में भुवनेश्वरी देवी को सपना आता है। उसने वो देखती हैं कि साक्षात शिव जी बोल रहे हैं कि जा बेटा, तुझको मैंने पुत्र की प्राप्ति दे दी, मतलब तथास्तु पुत्र की प्राप्ति हो। उसके 9 महीने बाद ही जन्म होता है विवेकानंद जी का। विवेकानंद जी का नाम पहले था नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त था। उनका जन्म 1863 12 जनवरी 1863 में हमारे पूरे विश्व में प्रसिद्ध महान वक्ता विवेकानंद जी का जन्म होता है। अब देखिए, उनके बचपन की एक बहुत ही खास कहानी। आखिरकार कैसे उन्होंने बचपन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। चालाक भी थे, बुद्धिमान भी थे, सब कुछ गुण उनमें भरपूर भरे हुए थे। अब आप इमेज कीजिए कि आपके ही आंखों के सामने ये सब घटित हो रहा है। आइए ले चलती हूँ आपको उनके बचपन में। अब देखिए, नरेंद्र जी 5-6 साल के थे, उनके फ्रेंड वगैरह भी थे। वो सब हमेशा से ही अपने घर के पास में एक पेड़ में झूलते थे, टहनियों को तोड़ते थे और बहुत ज़्यादा मतलब बदमाशी किया करते थे। तो एक दिन नरेंद्र के पिताजी बोले कि नरेंद्र सुनो, इस पेड़ में मत चढ़ना और बाकी तुम दोस्तों भी सुनो कि इस पेड़ में मत चढ़ना, क्योंकि इस पेड़ में तुम अगर चढ़ोगे और टहनी तोड़ोगे तो भूत आएगा गला मरोड़ेगा। अब अगले दिन से नरेंद्र के दोस्तों ने चढ़ना तो बंद कर दिया, पर नरेंद्र जी तो नहीं माने। नरेंद्र जी ने फिर भी उस पर चढ़ना नहीं छोड़ा। तो नरेंद्र जी के दोस्तों ने बोला, नरेंद्र पेड़ में मत चढ़, भूत आएगा गला मरोड़ेगा। पता है नरेंद्र जी ने क्या बोला? वो बोले, अरे दोस्तों, इतने वर्षों से तो हम इसमें चढ़ रहे हैं, तब से हमें भूत ने गला नहीं मरोड़ा, तो अब क्या खाक मरोड़ेगा? तो सोचिए, उनकी माँ बगल में खड़े होकर देख रही थी और बोली कि हाँ, मेरा बेटा तो बुद्धिमान है, बेटा बुद्धिमान है। अब देखिए, नरेंद्र जी बचपन से तो बुद्धिमान थे ही थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बिंदास चल रहा था, पर एक स्थिति ऐसी आई घर में कि सब कुछ उलट पुलट गया। नरेंद्र जी के पिताजी का देहांत हो जाता है। अब सारी जिम्मेदारी आ जाती है नरेंद्र जी के ऊपर। नरेंद्र जी का काम होता है कि प्रत्येक दिन जाना और काम की तलाश करना। जगह जगह भटकते हैं, काम की प्राप्ति नहीं हो पाती। बहुत चीज़ें खोजते हैं पर किस्मत ही काम नहीं देती। बहुत दुखी हारे अपने डिग्रियों को लेके वो लोग यहाँ वहाँ भटकते हैं काम की तलाश में, पर कोई कुछ नहीं देता। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कुलीन परिवार में जन्मे नरेंद्र जी को अपने बचपन में बहुत कष्ट सहना पड़ा। जब से उनके पिता का देहांत हुआ, तब से उनके घर की आर्थिक स्थिति टालमटोल हो गई। अब क्या होता है, उनकी माँ जब भी खाना बनाती है
उनकी माँ जब भी खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद नरेंद्र जी शाम को आते हैं और कहते हैं, माँ मैंने तो बाहर से भरपूर खा लिया, एक काम करो तुम खा लो, आप सभी खा लो, मेरा पेट बहुत भरपूर भर गया है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ। ठीक है, ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए। नरेंद्र जी हर रात को भूखे पेट सो जाते ताकि मेरे परिवार वालों का पेट भर जाए, इसीलिए वो भूखे पेट सो जाते। एक दिन क्या होता है कि उनकी माँ सब्जी काट रही होती है और उनकी माँ बोलती है, बेटा मुझे ये छुरी पकड़ाना तो, चाकू पकड़ाना तो। नरेंद्र जी उस चाकू का जो तिकोना होता है सब्जी काटने वाला, उस तिकोने को पकड़ के अपनी माँ को देते हैं ताकि वो उसका नरम हिस्सा पकड़ पाए, उसका हाथ ना कटे। उसकी माँ समझ जाती है, मेरा नरेन हर किसी को सुख देना चाहता है, किसी को कष्ट नहीं देना चाहता। मतलब छुरी का जो बारीक कटेला वाला हिस्सा है वो अपने हाथ में रख के और माँ को मुलायम हिस्सा देता ताकि मेरी माँ का हाथ कटे ना। उसकी माँ कह देती है, सबसे बोलती है कि नरेन हम सभी के दुख हरना चाहता है, वो हम सभी को कष्ट नहीं देना चाहता है। और वो समझ गई कि मेरा बेटा हर रात भूखा सोने लग गया है, क्योंकि वो चाहता है कि हम सभी का पेट भरा रहे। अब ये थी नरेंद्र जी की बचपन की कुछ बातें जो कि हर किसी को थोड़ा सा मायूस कर देती हैं, आंसू दिला देती हैं आंखों में। अब बात तब की है जब नरेंद्र जी जाते हैं अमेरिका। उनका एक स्पीच होता है जहाँ पे बहुत से बुद्धिजीवी हर कंट्री के आते हैं, वहीं पे हमारे भारत से विवेकानंद जी को इनवाइट किया जाता है। 1893 31 मई 1893 में विवेकानंद जी जाते हैं शिकागो कन्वेंशन में। वो वहाँ पे उनकी जो यात्रा होती है ये इतनी आसान नहीं होती दोस्तों, यात्रा इतनी आसान नहीं थी कि वो यहाँ से भारत से गए, फ्लाइट में उड़े, पहुँच गए, नहीं। उनके पास चंद पैसे होते हैं, उन पैसों में उनकी हालत इतनी नाजुक होती है कि वो कहीं भी कमरा लेके रुक नहीं सकते, वो कहीं कुछ खा नहीं सकते। आप जानते हैं कि हमारे रुपये की कीमत और बाहर जो अमेरिका है उसकी कीमत कितनी है, हमारा रुपया तो कुछ भी नहीं है। अब सोचिए वो जब वहाँ जाते हैं तो उनकी वेशभूषा देख के सब लोग उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, देखो कौन आया है, भिक्षा वाला, कौन आया है, जोकर आया है। तो लोग अपने अपने टाइप से उनकी खिल्लियाँ उड़ाते। विवेकानंद जी बचते बचाते भागते रहते और वो उस पल का याद करते कि कब मेरा भाषण होगा, कब वो दिन आएगा कि मैं जल्दी से यहाँ से जाऊँ। अब वो दिन आ जाता है कि जिस दिन उनका भाषण होता है। सभी बुद्धिजीवी अच्छे ड्रेस पहन के आते हैं, सबने अपनी स्पीच तैयार कर रखी होती है। विवेकानंद जी की कोई स्पीच तैयार नहीं है, कुछ नहीं है। सबकी स्पीच सुन के विवेकानंद जी हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं। सबसे लास्ट में विवेकानंद जी का ही नाम लिखा रहता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को लगता है आखिर ये भिखारी क्या बोल लेगा, इसीलिए एक काम करते हैं, इसका लिस्ट में नाम सबसे लास्ट कर देते हैं ताकि ये 2 शब्द बोल ले और तब तक जनता भाग जाए। विवेकानंद जी सबकी स्पीच सुन रहे होते हैं, क्लैपिंग कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि बहुत अच्छे बुद्धिजीवी बहुत अच्छी स्पीच दे रहे हैं। उनका जो आत्मविश्वास है वो कम तो होता है, पर देखिए कहता है ना, जिसका दिल साफ होता है मुकद्दर भी उसका साथ देता है। विवेकानंद जी का नाम आता है और वो जाते हैं भाषण देने के लिए। हजारों की तादाद में भीड़ जनता को देख के थोड़ा सा नर्वस होते हैं, पर अपना आत्मविश्वास कायम रखते हैं। जाते हैं, पकड़ते हैं माइक को और बोलते हैं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट होती है 2 मिनट तक लगातार। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी होती है कि उनको बोलना पड़ता है कि रुक जाओ। उनकी स्पीच को सुन के सभी इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो लोग उनको पूछ नहीं रहे थे, जो लोग उनको भिखारी बोल रहे थे दोस्तों, वो लोग उनको हाथ जोड़ते हैं, हेलो बोलते, सलाम करते हैं। अगले स्पीच के अगले दिन से न्यूयॉर्क अखबार में, वहाँ के प्रत्येक अखबारों में विवेकानंद जी के बारे में बहुत सी तमाम अच्छी बातें छपी रहती हैं।
विवेकानंद जी सोचते हैं, अरे मैं भारत से आया था, किस हालात में आया था, और आज एक स्पीच क्या दे दी, इन लोगों ने तो मुझे आसमान पर चढ़ा दिया। उसी के बाद विवेकानंद जी की जीवन में थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं। वो देखते हैं कि उनको इनवाइट किया जा रहा है खाने के लिए, कोई कहाँ बुला रहा है, कोई कहाँ बुला रहा है, हर जगह चर्चा है, विवेकानंद जी भारत का नाम उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया पूरे विश्व में। विवेकानंद जी के बारे में एक कहानी ये मशहूर है कि एक दिन उनको शिकागो के प्रधानमंत्री इनवाइट करते हैं, खाने पे इनवाइट करते हैं, और बहुत प्रत्येक प्रकार के व्यंजन बने रहते हैं अच्छे अच्छे। प्रधानमंत्री जी और उनके जो परिवार वाले हैं वो छुरी चम्मच से खाते हैं। विवेकानंद जी छुरी चम्मच को दूर करके अपने हाथ से खाने लगते हैं। जैसे ही वो हाथ से खाने लगते हैं दोस्तों, वहां का प्रधानमंत्री बोलता है, हे स्टूपिड, व्हाट आर यू डूइंग? तुम चम्मच छुरी से क्यों नहीं खा रहे हो, हाथ से क्यों खा रहे हो? विवेकानंद जी बोलते हैं, ऐसा है सर जी, अगर मैं चम्मच से खाऊंगा तो मेरे मुंह में जब तक अन्न जाएगा तब तक वो जूठा हो जाएगा, क्योंकि मेरे मुंह में जाने से पहले वो अन्न किसी चम्मच छुरी से लग गया है और वो उस टाइम में जूठा हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि खाना जूठा ना हो और मैं उसको ऐसे ही खा लूँ। अब सोचिए, प्रधानमंत्री की आंखों से आंसू की फुहारे आने लग गए और बोले, मानना पड़ेगा आपको तो मानना पड़ेगा भाई। उस रात उनके लिए मखमल का बेड सजा हुआ था सोने के लिए, बहुत अच्छा, सब चीज़ था फैंटास्टिक एकदम। उस रात जब वो बेड में सोने के लिए जा रहे थे ना दोस्तों, उनको नींद नहीं आ रही थी, अल्टा पल्टी करने में लगे थे। उनको याद आया कि मेरे भारत के लोगों के पास में पेट भर खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए उनके पास में ऐसे मखमल के बेड नहीं है। वो लोग बेचारे एक चादर में हाथ को ऐसे मोड़ के, तकिया भी नहीं होता है, सो जाते हैं। तो आखिरकार मैं क्यों ऐसे सोऊं, मैं क्यों सोऊं ऐसे? उन्होंने वो सब त्याग के, वो मखमल का बेड त्याग के एक तकिया नीचे लगाया, चादर बिछाई और उसमें वो नीचे धरती पर सो गए। ऐसे थे हमारे वीर बलिदानी स्वामी विवेकानंद जी। अपने बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा, हमेशा सोचा अपने हिंदू समाज, अपने भारत के लोगों के बारे में सोचा। देखिए, हिंदू समाज तो हिंदू समाज, उन्होंने किसी भी धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा सर्वधर्म समभाव की भावना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कोई एक है, ना कोई उच्च है ना कोई नीच है, सब कोई एक है। एकता में ही अनेकता में है, ठीक है? एकता में क्या है? अनेकता है, और अनेकता में एकता होती है। तो ऐसे थे उनके ऊंचे विचार। देखिए, उनकी एक और कहानी के बारे में जिक्र करती हूँ। उनके प्रोफेसर थे जो उन्हें पढ़ाते थे, उनके कॉलेज टाइम की बात है दोस्तों। वो पढ़ रहे थे, उनका लंच का टाइम हुआ, वो लंच करने के लिए गए, और लंच करने के बाद से उन्होंने ये देखा कि उनके प्रिंसिपल सर अकेले बैठ के खा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि सीट नहीं है, इसीलिए मैं भी इनके बगल में जाके बैठ के खा लेता हूँ। ये देख के उनकी प्रिंसिपल सर को गुस्सा आया और वो बोल उठे, हे स्टूपिड बॉय, आर यू ईटिंग विद मी? कभी भी हंस के सामने बकरी बैठ के नहीं खा सकती है। विवेकानंद जी खाना लेके उठे और बोले, ठीक है, फिर मैं पंख लगा के उड़ जाता हूँ। मतलब उन्होंने खुद को हंस साबित कर दिया और उनके प्रोफेसर को उन्होंने बकरी साबित कर दिया। ये था दिमाग उनका। प्रोफेसर जी का गुस्सा आ गया, वो बोले, आ क्लास में खबर लेता हूँ तेरी। पेपर का टाइम था, पेपर दिया उन्होंने, भरपूर अच्छा पेपर किया उन्होंने, बहुत मेहनत की। बिना पेपर चेक किए ही सर ने नीचे लिख दिया स्टूपिड। विवेकानंद जी ने अपना जब परीक्षा फल देखा, उन्होंने अपना पेपर देखा, उन्होंने देखा कि स्टूपिड लिखा हुआ है। वो बहुत शांति से गए और बोले, सर आपने तो अपना यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया है, पर मुझे आपने मार्क्स नहीं दिए।
प्रोफेसर जी ने बोला भाई मानना पड़ेगा, ये मुझे ही उल्लू बनाने में लगा है कब से। मतलब स्टूपिड का मतलब ये है कि ये मेरा खुद का नाम है। ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी। एक बार की बात है दोस्तों, फिर से एक और कहानी मशहूर है उनकी। वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। 4 लड़कियां आई, अब बाहर कंट्री की थी, गोरी थी। उन्होंने बोला जाते हैं इस भिखारी के पास में, शायद भारत से आया हुआ है, लूट लेते हैं, इसके हाथ में एक बहुत चमचमाती हुई वॉच है, लूट लेते हैं इसको। वो गए उसके पास में और बोले हे स्टूपिड जस्ट गिव मी योर वॉच। उन्होंने ऐसी एक्टिंग करी कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो बोले क्या बोल रही हूँ, मतलब इशारे में बोल रहे हैं मैं बहरा हूँ। लड़कियों को लगा ये तो बहरा भी है, सुन भी नहीं सकता है, एक काम करते हैं इसको लिख के दे देते हैं। तो विवेकानंद जी ने अपने हाथ से ऐसे बोला कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ। उन्होंने लिख के दे दिया कि अगर तुम मुझे वॉच नहीं दोगी तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी कि ये भिखारी हमारी इज्जत पे हाथ डाल रहा है। उन्होंने ये लिख के दे दिया। उसके बाद बोला कि लो पढ़ ले। अब वो बोल उठे, अब वो मुंह से बोल उठे, बोले ठीक है अब बुला लो जिसको बुलाना है। प्रूफ तो मेरे पास में है कि तुमने ही मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। वो लड़कियां भी सोचिए भाई इनसे बड़ा कोई नहीं है। एक और किस्सा मशहूर है उनका, वहाँ भी आपको ले चलती हूँ। विवेकानंद जी एक बार अपने 4 फ्रेंड में सबसे बात कर रहे होते हैं, तो बहुत देर से उनको एक लड़की घूर घूर के देख रही होती है, बहुत ही प्यार की आंखों से। मतलब उसको वन साइड लव हो जाता है उनके साथ में। अब जैसे उनके दोस्त जाते हैं, विवेकानंद जी दबे पैर जाते हैं और बोलते हैं हेलो मैम, कुछ काम है आपको? वो बोलती है हाँ, मुझे आपकी ही तरह पुत्र चाहिए, इसीलिए मैं आपके साथ में शादी करना चाहती हूँ, विल यू मैरी मी? वो बोलते हैं मैम हम शादी के बिना भी तो बच्चा कर सकते हैं, मतलब शादी के बिना भी तो आपको पुत्र मिल सकता है। लड़की के तो ख्वाब जाग उठते हैं कि विवेकानंद जी तो मान गए। वो बोलते हैं मैडम पूरी बात सुनिए, मुझे गारंटी नहीं है, मेरी गारंटी नहीं है कि अगर हम शादी करते हैं तो आपको मेरी ही तरह पुत्र की प्राप्ति होगी, ठीक है? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लीजिए, ताकि आपके मन में एक भी डाउट ना हो कि मेरे पास में इनकी तरह पुत्र नहीं है। महिला के मन में होता है भाई इनके सामने जितना मैंने सुना था वो तो बहुत कम था, ये तो एकदम अव्वल दर्जे के महान आदमी हैं। उसी वक्त से वो महिला उनकी शिष्या बन जाती है और उनकी देखभाल करने लग जाती है। अब दोस्तों विवेकानंद जी एक बार पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे वो डेली क्या करते हैं, सुबह बुक्स ली शाम को वापस की, सुबह बुक्स ली शाम को वापस करी। अब वहाँ की जो लाइब्रेरी में जो कार्यकर्ता है वो कहती है हमेशा आदमी आता है, भारत का दिख रहा है भिखारी जैसा, ये आता है हमेशा पढ़ता है, पढ़ता कुछ है नहीं, सुबह लेता है बुक शाम को दे रहता है। तो वो डांट देती है उस दिन विवेकानंद जी को, बोलती है स्टूपिड बॉय व्हाट आर यू डूइंग, इफ यू डोंट वांट टू रीड तो आप बुक क्यों ले रही हो, तो आप बुक क्यों ले रहे हो जब आपको पढ़ना ही नहीं है? विवेकानंद जी बोलते हैं ऐसा नहीं है मैडम, मैंने सब कुछ पढ़ा है, आई रेड ऑल अबाउट दिस बुक, आई रेड। मैं कैसे मान लूं तुमने ये बुक पढ़ी हुई है? आप एक काम कीजिए मैम, आप उससे पूछ लीजिए जो आपको पूछना है। ओके आई विल आस्क यू। वो 1 महीने की बुक्स मतलब 10-20 बुक्स रख देती जितनी उसने पढ़ ली होती है, और वो पलटाती है पेज और पूछने लगती है। विवेकानंद जी धड़ आंसर देते हैं और वो ये बता देते हैं कि आप कौन से पेज नंबर से मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रही हो, वो सब बोल देते हैं। लाइब्रेरियन वाली बोलती है आपके पैर कहाँ हैं, चरण कहाँ हैं? वो उन्हें माथा रख के शीश नमाती है कि आपके तरह बलवान बुद्धि कोई नहीं है।
अरे विवेकानंद जी तो ऐसे पढ़ते थे, जब भी वो पढ़ते वो रम जाते, 2-3 दिन तक लगातार पढ़ते रहते। उनको ये होश नहीं होता कि दिन हो रही है, रात हो रही है, भूख लग रही है। एक दिन विवेकानंद जी बुक के ऊपर माथा रख के बेहोश हो गए। सब लोग आए, बोले अरे क्या हो गया है, जगाओ इसको। सब ने बहुत मशक्कत कोशिश की, फिर किसी ने पानी छिड़का मुंह पे और वो उठ गए और बोले कि आपको क्या हो गया है। तो वो देखते हैं कि जिस दिन उन्होंने वो पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय जो डेट था और जो आज का डेट है वो अनमैचिंग है। मतलब 3 दिन बीत चुके हैं, उनको पता नहीं है कि 3 दिन मेरे बीत गए हैं। उनको वीकनेस से, बिना कुछ खाए पिए वो पढ़ रहे थे, उस वीकनेस से दोस्तों वो बेहोश हो गए थे। ऐसे थे हमारे विवेकानंद जी, अपने बोलने के पक्के थे। जब उनकी अंतिम सांसें चल रही थी, 31 बीमारियां उनको लगी थी, 31 बीमारियां। फेफड़े खराब हो गए, शरीर में किडनी, लिवर, पैंक्रियास, कैंसर, जॉन्डिस, सब कुछ हो गया उनको। 31 इलनेस, 31 कम नहीं होती, और वो भी 39 की एज में। उनको ये सब बीमारियां चल रही थी धीरे धीरे करते करते, क्योंकि उनका फोकस अपनी हेल्थ पे नहीं था, उनका फोकस था ओनली इंडियन सोसाइटी, ओनली पुअर मैन। सब कुछ उनका ध्यान था जनता के ऊपर। मुझे करना है, अपने लोगों के लिए करना है, अपने भारतवर्ष के लिए करना है। अब देखिए 39 की एज में एक कुटिया में वो होते हैं। उस कुटिया में उन्होंने ये लिखा होता है कि किसी भी महिला को यहाँ आने की परमिशन नहीं होगी। उनकी माँ उनको देखना चाहती है अंतिम बार, आंसू बहा रही है कि मुझे मेरे पुत्र से मिलना है। नरेंद्र जी के शिष्य बोलते हैं, माँ नरेंद्र जी तो परमिशन नहीं देंगे, पर फिर भी आप जाके मिल लीजिए, क्योंकि उनकी आज अंतिम सांसें चल रही, पता नहीं वो कब अपना शरीर छोड़ दे। उनकी माँ जाती है अंदर और उनसे मिलती है। नरेंद्र जी बोल उठते हैं, ना माँ, माता, यहाँ किसी भी महिला को आने की परमिशन नहीं है। रूल इज द रूल, फॉलो सबके साथ ये फॉलो इक्वल होगा। चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी शिष्या हो, चाहे वो कोई भी महिला हो समाज के, सबके लिए रूल एक है कि मेरे इस कुटिया में, मेरे इस आश्रम में कोई भी महिला का प्रवेश नहीं होगा। उनकी माँ भी चले गई वहां से, उनको खाली देख के। ऐसे थे वो वीर बलिदानी। और सोचिए 39 की एज में दोस्तों वो मर मिट गए अपने बोलने के पक्के। आप ये नहीं मानेंगे कि अब्राहम लिंकन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंस्पिरेशन हैं, अब्राहम लिंकन जी के जो इंस्पिरेशन थे वो भी विवेकानंद जी थे। उन्होंने विवेकानंद जी से शिक्षा ली थी। विवेकानंद जी के चर्चा जगह जगह हैं, उनकी कहानियां प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। उनकी कहानियों से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी ही तरह, अगर आप अभी से यंग एज में हैं, अगर आप इन परमात्माओं जैसी, इन महान आत्माओं जैसी अगर आप कहानियां सुनेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे, तो उनसे उनका ज्ञानवर्धक होगा। समाज में इतने बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, यहाँ वहाँ अपराध चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? समाज में अज्ञानता बढ़ चुकी है, अंधविश्वास बढ़ चुका है। इस सब को अगर मिटाना है तो हमें ऐसी परमात्माओं, ऐसी आत्माओं के बारे में ज्ञान फैलाना चाहिए जो कि हमारे समाज में फिर से कुछ नया चेंज कर सकती है। और तब होगा जब आप ऐसे वीडियोस को शेयर करेंगे, ऐसे वीडियोस में कमेंट अपने अच्छे करेंगे। इससे ही ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं गलत वो घटने से कम होंगी, क्योंकि हमको समाज में फैलाना है अच्छी बातें, सच्ची बातें, ना ही झूठ, ना ही फरेब, ना ही अपराध। तो दोस्तों मेरा आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी इस वीडियो को लगातार शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए नरेंद्र जी के बारे में आप अपने मन में उठ रही भावनाएं जो आपको मेरी इस कहानी में सुनने को मिली हैं, वो सब आप कमेंट में लिख के भेजिए। और मैंने आपसे कहा था कि जो एक नकारात्मक चीज़ है वो ये है दोस्तों, विवेकानंद जी सब चीज़ में अच्छे थे, उन्होंने अपनी बॉडी की केयर नहीं करी, उन्होंने अपनी हेल्थ की केयर नहीं करी। अगर वो अपनी हेल्थ की भी केयर करते तो आज वो 39 में नहीं 100 ईयर में मरते।
हम तो चाहते हैं कि वो 200 साल तक जीते, है ना। तो इसलिए अच्छे काम करो, पढ़ो लिखो, पर अपनी हेल्थ का भी ध्यान करो, क्योंकि वो ऐसे परमात्मा थे कि वो 1 घंटा भी ढंग से नहीं सोते थे, 1 घंटा भी वो मुश्किल से सोते थे कभी कभी। तो दोस्तों अपनी बॉडी का भी केयर करो, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।